नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने एक बार फिर से बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में खरीफ सत्र 2025-26 के लिए धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा सरकार ने कर दिया। खास बात यह है कि इस बार धान की एमएसपी में 69 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए 2369 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और उन्हें उनकी फसलों की लागत पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। धान के साथ ही अरहर, उड़द, मूंग, कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, रागी और तिल जैसी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें अरहर की एमएसपी 450 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए, उड़द की 400 रुपए से बढ़ाकर 7800 रुपए, मूंग की 86 रुपए बढ़ाकर 8768 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि एमएसपी की ये दरें किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा सुनिश्चित करती हैं। एमएसपी में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार ने संशोधित ब्याज छूट योजना यानी MISS को जारी रखने का फैसला किया, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन मिलना जारी रहेगा। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 7% की ब्याज दर पर मिलता रहेगा। इसमें समय पर भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर किसान केवल 4% की दर से कर्ज चुका सकेंगे। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी और अब करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। वही कैबिनेट के फैसले से साफ है कि मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। बड़ा तोहफा किसानों के लिए एमएसपी की दरों में इजाफा किया गया, 50% इसमें इजाफा किया गया है, यानी कि किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा ताकि किसानों की फसलों को वाजिब दाम मिल सके। अब सवाल यह है कि क्या जो सरकार ने पैसा बढ़ाया उससे किसान संतुष्ट हैं? क्या किसानों की इतनी फीसद एमएसपी बढ़ाने से क्या उनकी लागत निकल पाएगी? क्या किसानों की आमदनी जो सरकार ने कहा था कि दुगनी हो जाएगी, क्या इस एमएसपी पर किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी या फिर ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित होगा? किसान कितना संतुष्ट है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो एमएसपी में इजाफा सरकार की तरफ से किया गया है। 69 रुपए बढ़ोतरी की गई है धान की फसल में। इसके अलावा दलहन की फसलों में भी बढ़ोतरी की गई। इसमें कम से कम 50% एमएसपी में इजाफा किया गया है। तो क्या किसान संतुष्ट हैं? क्या 69 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बढ़ाया गया, क्या ये काफ़ी होगा या फिर महंगाई की दर से कम है? क्योंकि सरकार ने कहा हम 50% एमएसपी में इजाफा कर रहे हैं, तो क्या किसान इससे संतुष्ट होंगे? और सरकार ने जो वायदा किया था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, सरकार ऐसे कदम उठाएगी, तो क्या ये एमएसपी जो बढ़ाई गई इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी? इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा है, नेता बीजेपी, आशीष सैनी, कांग्रेस प्रवक्ता, अक्षांश पंडित हैं, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने फैसला लिया एमएसपी में कम से कम 50% का इजाफा किया है। धान की एमएसपी में 69 रुपए। क्या इससे आप संतुष्ट हैं? किसानों की आमदनी में इजाफा होगा? देखिए, जो दाल और 2-3 दलहन जो फसलें हैं उसमें बढ़ाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत किया गया है। जो किसान संगठनों के द्वारा तय किया गया फार्मूला था, यानी लागत का 1.5 गुना आप किसान का एमएसपी रखिए, तो वो लागू किया है और बहुत अच्छी बात है, इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने धान पे भी 70 रुपए बढ़ाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं।
और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रधानमंत्री, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से घोषणाएं की हैं पढ़कर, तो उनका देश में लोगों ने धन्यवाद दिया है, स्वागत ही किया है। लेकिन वो जब अपने मैनिफेस्टो पर आते हैं तो फिर उनका विरोध भी हुआ है। तो आज क्योंकि इन्होंने उस मैनिफेस्टो के हिस्से को पढ़ा जो किसान संगठनों और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद। और हम उनसे साथ साथ ये भी मांग करेंगे कि जो बची रह गई फसलों की जो एमएसपी बढ़ानी है, लेकिन और साथ साथ ही जो एमएसपी को कानून बनाना है, यानी उनकी जो लागत के अनुसार जो उसका लागत का फार्मूला वो जो किसान यूनियनों ने दिया है और स्वामीनाथन आयोग ने जो फार्मूला दिया है, उसके अनुसार 1.5 गुना उनकी जब आय हो, तो इस दृष्टि में हम और अधिक कदम बढ़ाएं तो और देश का लाभ होगा, देश मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा। और जो कहते हैं कि जो आर्थिक संपन्नता है वो सभी वर्गों में बढ़ेगी, ना कि 2 4 6 लोगों में। तो ये अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। और बची हुई चीजों के भी दाम एमएसपी जो है वो सही ढंग से और लागू हो, तो ये किया जाए। धन्यवाद। आशीष पंडित साहब, सरकार ने जो एमएसपी में इजाफा किया, आपके हिसाब से दाम वाजिब मिलेंगे या ऊंट के मुंह में जीरा है? अक्षांश पंडित साहब, और मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन का जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार अपने मन से इस काम को नहीं की, पहले इस चीज को समझ लिया जाए बहुत करीब से। लगातार किसान संगठनों के द्वारा समय समय में इस मांग को लगातार उठाया जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी और हमारी जो फसलें उनके वाजिब रेट। वास्तविक बात तो यह है कि ये जो आज भी जो 69 रुपए बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है धान की फसल पर, ये वास्तविक बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा। मैं अपने मन में इस चीज को सोच ही रहा था और आपने भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कही दी। आज देखने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है तो हम लोग इस चीज को यही सोच करके खुशी मना लें कि जब एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत कही जाती कि बेकार से बेगार अच्छा, कि चलो कुछ नहीं था कुछ ही बढ़ा दिया। लेकिन 69 रुपए धान की कीमत में इजाफा, 69 रुपए क्या काफी है? धान पर ही अभी बात हम लोग कर रहे हैं, अभी धान पे ही हमने चर्चा की आपसे कि 69 रुपए उन्होंने बढ़ा देने का काम किया है। तो चलिए ये मान लिया जाए कि चलो, मैंने भी आपसे बोला कि बेगार से बेगार अच्छा है। बस वास्तविक बात की जाए, क्या इस 69 रुपए से जो धान, अब किसान पर्याप्त मात्रा में धान की खेती करने लगा है और पर्याप्त मात्रा में सरकार के द्वारा धान की खेती को अप्रिशिएट करने पे काम किया जा रहा है और किसान भी पर्याप्त मात्रा में धान लगा रहा है। लेकिन जो हम लोगों के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है कि लागत मूल्य का और जो भी समर्थन मूल्य इसका होना चाहिए था, वो अभी भी उचित नहीं है। एमएसपी की जो गारंटी जब तक ये नहीं आएगी बाजार में, उस पर भी अभी काम होना बाकी है। अभी देखना यह है कि जो इनका 69 रुपए है वो बाजार तक आते आते कितनी दूर तक टिकेगा और क्या किसानों को इस 69 रुपए के भी लाभ को मिल पाएगा कि नहीं। जो अभी आप चूंकि दिल्ली में तो बात कर ली जाती है लेकिन जमीन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है सब चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन और हमारे पदाधिकारियों की जो लगातार अनशन आंदोलन समय समय पर एमएसपी की बात की जा रही है, तो इसको एक छोटी जीत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे करनी पड़ेगी। हमारी फसलों के जो वाजिब दाम है उसकी लड़ाई जिस दिन सरकार के द्वारा हमारी फसलों की वाजिब दाम दिए जाने लगेंगे, उसी दिन देश के अंदर किसान समृद्ध। अक्षांश साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से वाजिब दाम कितने होना चाहिए धान के वक्त? एमएसपी में कितना इजाफा होना चाहिए अगर आपके हिसाब से हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और स्वागत योग प्रश्न है आपका। देखिए, जिस तरीके से महंगाई के रेशियो को जो मापदंड सरकार के द्वारा तय किया जाता है, जैसे समय समय में शिक्षकों का या सरकारी लोगों का 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन समय समय पर जो वेतन आयोग लगता है, और हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी जब ये वेतन का रेशियो निकाला गया था कि भाई उस समय सोने का रेट, फसल का रेट और वेतन, ये क्या रेट थी,
1960 से लेकर के आज तक किस तरीके से फसलों के जो रेटों का इम्प्लीमेंटेशन है, सैलरीज का इम्प्लीमेंटेशन है और सरकार के द्वारा जो समय समय पर महंगाई बढ़ाई जा रही है, उन सभी चीज़ों का एक अलग से हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए प्रॉपर, हम लोगों से किसान संगठनों के जो भी लोग हैं, एक बार उनकी राय ली जाए। आंवला एलोवेरा जूस बालों, आंखों, गैस, कब्ज, एसिडिटी व पाचन तंत्र की अन्य समस्याओं तथा इम्यूनिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट व दीर्घायु देने वाला। मुझे पूरा विश्वास है जो सुबह उठकर आंवला एलोवेरा का जूस पिएगा व योगाभ्यास करेगा, वह रोगों के कुचक्र में नहीं फंसेगा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट, सेहत के 2 घूंट। 2500-3000 रुपए पर क्विंटल की जो फसल है, धीरे धीरे इस दिशा पर जो बोनस का काम स्टेट की गवर्नमेंट्स कर रही हैं कि जैसे 3000 रुपए, सपोज दैट 2500 रुपए किसी फसल का रेट है, तो सरकारों के द्वारा, प्रदेश सरकारों के द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत की बोनस का चीज की जा रही है। तो 2500 की चीज जैसे 500 रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा बोनस दे दिया गया, तो वो रेट कहीं ना कहीं 3000 रुपए, 3200 रुपए, जो भी जिस फसलों का जो रेट है वो मिलकर के मिल जाता है। तो और एक और इस पे संशोधन, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो रेट है, जो भी सरकार के द्वारा निहित तय किया हुआ रेट है, उसी रेट पे जो हमारे गल्ला व्यवसायी हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो भी उसी रेट पे खरीदे, इसका भी एक कानून होना चाहिए। तभी किसानों को सरकार के द्वारा वाजिब रेट जो भी दिए जाए, उन रेटों को कम से कम वो मिल तो जाए। लेकिन खेमचंद शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपने वायदा किया था किसानों की आमदनी को हम दुगना कर देंगे। आपको लग रहा है कि सरकार ने जो कदम अभी तक उठाए उसके आधार पर किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाई है? नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। देखिए, आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैबिनेट ने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया है और पिछले सालों में जितना, या आप कह सकते हैं पहले की सरकारों ने भी जितना हर साल बढ़ोतरी की, उससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आज कई फसलों के लिए की है, जिसमें बाजरा है और दालें हैं, उनमें काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। और अब अगर हम बात करें तो 2014 से लेके अब तक बहुत ऐसी फसल हैं जिनके दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। जिसमें बाजरा, जब हम लोग सत्ता में आए थे, लगभग 1350 रुपए पर क्विंटल के आसपास हुआ करता था। आज बाजरे का रेट लगभग 2800 रुपए पर क्विंटल के आसपास है। वैसे ही आप तिल का यदि रेट देखेंगे तो 4500 रुपए पर क्विंटल के आसपास हुआ करता था, आज वो 10,000 के आसपास है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पे पैसा खर्चा किया है। पहले 2004 से लेकर 2014 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट ने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खर्चा किया था, और अभी 2014 से लेकर 2024 के बीच में अब तक सरकार ने लगभग 16.25 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खर्चा किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा खरीद रही है, पैसे की टर्म में भी ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, और रेट की टर्म में भी किसानों को ज्यादा पैसा दे रही है। और ये सरकार दोनों तरफ से किसानों को फायदा पहुंचा रही है। एक एमएसपी, प्रॉपर एमएसपी देके, दूसरा किसानों की जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, उसको कम करवा के पीएम किसान के माध्यम से सीधा उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे किसान है वो अपनी जुताई, बुवाई, सिंचाई, ये सारे काम को पीएम किसान के माध्यम से जो मदद मिल रही है उससे करवा पाते हैं, और वो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसा चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, उसके माध्यम से बहुत ही कम दरों पे, बहुत ही कम ब्याज पे पैसा बैंकों से मिल रहा है। अब किसी महाजन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, जो आप, मैं आऊंगा, आशीष सैनी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अक्षांश पंडित जी हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूं, क्या जो खेमचंद शर्मा जी जो गिना रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए ये सुविधाएं, बड़े किसानों को ये लाभ, धरातल पर बताइए आप, क्या किसानों को ये लाभ मिल रहा है आसानी से? क्या ब्याज पे पैसा उनको मिल जाता है, छोटे छोटे कारोबार कर ले, या छोटे किसानों के लिए सुविधाएं वो मिल रही है जो अच्छी अच्छी गिनाई जा रही है खेमचंद शर्मा जी के लिए के द्वारा? धरातल की सच्चाई क्या है? आप एक किसान नेता हैं, आप बताइए, क्या किसानों के बच्चे किसानी करना चाहते हैं आज के वक्त में? क्या किसान चाहता है कि उसके बच्चे किसानी करें या कारोबार करें
या फिर दूसरे कामों में जाएं? क्या ग्रामीण इलाकों में जो किसानों के बच्चे हैं वो शहरों में जाके नौकरियां इस वक्त कर रहे हैं या फिर खेतीबाड़ी में वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं? क्या उनका भरण पोषण हो पा रहा है? क्या आमदनी दुगनी हुई? धरातल की सच्चाई ईमानदारी से अक्षांत पंडित जी आप बताइए, ताकि खेमचंद शर्मा जी समझ सके कि जो कह रहे हैं उनकी कहनी में और कथनी में और कहने में कितना अंतर है। धरातल पर देखिए, धरातल पे धरातल की सच्चाई ये है बात कि किसान की सुनी जो आप गिना रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, वो आप मेरी भी किसान बात बताएंगे आपको धरातल पर क्या है। धरातल की सच्चाई ये है कि कमिश्नर का कमिश्नर, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, डीएम का लड़का डीएम, एसपी का लड़का एसपी, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना सबके चाहता लड़के है। सब कुछ बनना चाहता, लेकिन किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। उसका वास्तविक बात यह है कि मंचों में बैठ के, टीवी स्क्रीन में बैठ के कोई भी बात कर ली जाए, लेकिन खेमचंद शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक किसानी तो बहुत बड़ी बात है, एक बोरी खाद को लेने के लिए वो सम्मानित किसान जो देश के, जिसको हम सब लोग अन्नदाता के रूप में नाम देते हैं, वो जमीन के निचले तबके के व्यक्ति से लेकर देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के महामहिम राष्ट्रपति तक का पेट पालने का काम जो किसान करता है, उसको इस तरीके की गर्मी में अभी खाद के लिए लाइन लगेगी, खाद अफीम की तरह बिकेगी। और उसके बाद कई कई जगहों में तो चूंकि आप लोग समाज के चौथे स्तंभ में देखते होंगे कि उसको पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ेगा, माँ बहनों को घर से निकल करके लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, और सुबह से लेकर शाम तक भी कई बार वो रहेंगे, फिर कह दी जाएगी खाद खत्म हो गई है, तीसरे दिन आइएगा। फिर उसके बाद मजा आपको तब आएगा कि इन सब बातों के बाद आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी की। पहले किसानों की जो खाद आती थी उसमें रेट में इजाफा कर दिया गया, 1 किलो खाद कम कर दी गई। दूसरी बात, स्थिति ये आ रही है कि गिनती के कुछ फॉर्मूले, कुछ मापदंड को ले लेने से विकसित नहीं होगा मामला। आज भी सबसे बड़ी जो समस्या है हम लोगों के बीच में, जिस पे हम लोग बात आज भी नहीं करना चाहते हैं, ये तो बता रहे हैं कि 4,500 की थी, अब 9,000 की बिकने लगी। ये नहीं बताया जा रहा है कि कृषि को करने में कितनी ढेर सारी महंगाई आ चुकी है। जानवरों की व्यवस्था आज भी कुछ नहीं है। अभी जहाँ आपकी जुताई बोवाई हो जाएगा, पूरा गौ माता से लेके सांड, जितने भी जानवर हैं, ये सब उठ करके आपके यहाँ खेतों में आ जाएंगे, ये पूरी फसलों को चर जाएंगे। रात भर किसान जगेगा, ठंड के समय में रात भर जब पानी लगाएगा, पूरी रात जानवरों को ताकेगा, और फसल का आप समझिए कि वो रेट देश के अंदर, अभी जब हमारी बात हो रही थी, एक अपना निरीह किसान है जिसका, उसको अपना रेट स्वयं मतलब तय करने की उसके पास क्षमता, पावर नहीं है। सरकार के द्वारा इसका रेट तय किया जाता है, जो कि देश में एक सामान्य माचिस बनाने वाले, मोटरसाइकिल बनाने, कार बनाने वाले, और आप भी जिस चैनल में काम कर रहे हैं, आपकी और आपके चैनल के बीच में निविदा तय हुई होगी, तो आप लोगों को वेतन का भी प्रावधान, कम से कम आप अपने अधिकार की बात कहते हैं। और हम लोग अगर एमएसपी की बात करते हैं कि भैया हमारा आपके द्वारा जो तय किया हुआ रेट है, वो रेट कम से कम हमको दे दो, उसकी बात के लिए भी हमको मतलब ढेर सारे अपमानों का सामना करना पड़ता है। और आज की डेट में, आने वाले समय में यही स्थिति बनी रहेगी, तो देखिए कितनी तेजी से शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, और शहरों में जो रिक्शा चला रहे हैं, शहरों में जो सब्जियां बेच रहे हैं, शहरों में जो मजदूरी कर रहे हैं, अरे जिस किसान के चौराहों पास पर अपनी खुद की चौराहों जमीन है, पर वो वो कौन है? प्लास्टिक का- किसानों के बेटे हैं वो किसानों के बेटे हैं। खेमचंद जी आप जवाब दीजिए, अगर आपने सुना, उसके बाद मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। वो प्लॉट बने जा रहे हैं आने वाले समय में। लोग आप देखिए शहरों के आसपास की जितनी जमीन है, सब में विकास हो किसानों रहा के है। बच्चे इसीलिए अपराध के उस मामले में भी ज्यादातर अब लिप्त होते जा रहे हैं। आप गौर करिए, पराली वाले प्रकरण में इस तरीके के मुकदमे लिख दिए जाते हैं
कि आपको मैं क्या बताऊं। चलिए जवाब ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी से। खेमचंद शर्मा जी, ये स्थिति और सच्चाई है। अगर आपको नहीं लगे तो फिर हम आप चलते हैं, किसी दिन कार्यक्रम करते हैं, अक्षांत पंडित जी है, धरातल पर चलते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। यह हकीकत है, मैं भी एक किसान हूं, मैं जानता हूं। देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चल सकते हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, गांव से आता हूँ, बरसाना मेरा गांव है। फिर तो आप अच्छी हकीकत जानते होंगे किसानों की। धरातल पर क्या स्थिति है किसानों की, आपसे बेहतर कौन जानता होगा फिर। जी, मैं किसानी देखी, और जब मैं छोटा था तो उस समय हम आप किसानी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आप किसानी ना करके यहाँ शहरों में आके अपने घर छोड़ के आ गए, क्योंकि किसानी में अगर कुछ होता तो हम आप किसानी करते। ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसानी नहीं कर रहे हैं, आज भी लोग किसानी कर रहे हैं, अच्छी किसानी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसानी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले लोग सुबह से शाम तक, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, सुबह 6 बजे 7 बजे निकलते थे घर से और रात को 8 बजे के आसपास घर वापस आते थे। पूरा परिवार खेतों पे रहता था और पता ही नहीं चलता था कि कितने लोगों को रोजगार है, कितने लोगों को रोजगार नहीं है। अगर परिवार में 20 लोग हैं तो 20 के 20 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि पहले श्रमिक ओरिएंटेड खेती हुआ करती थी और मेहनत ओरिएंटेड खेती हुआ करती थी, मशीन कम हुआ करती थी, तो सब लोग लगे रहते थे। लेकिन आज मशीन से खेती हो रही है, इसीलिए कम लोगों की जरूरत पड़ती है, कम लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जो बाकी के लोग हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10-11 साल में कृषि रिलेटेड जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया है, पशुपालन को बढ़ावा दिया है। गाँव में भी आज किसान के जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको प्रोसेस करके, उसको पैकेज करके, पैकेज फूड को सेल परचेज करने का काम आज किसान के बच्चे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये सरकार का विजन है कि हम बातों के लिए व्यक्ति के पास जब पैसा होगा। पंडित जी मैं पूरी करूं, मैंने आपको पूरा सुना है, पंडित जी अभी पूरा सम्मान है। मैं खुद मानता हूं कि किसानों को और फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये सरकार दे रही है और ये सतत प्रक्रिया है। इस सरकार ने 11 साल में जो किया है उस 8-5 साल में अगर पिछली सरकारें करती तो हमारी किसानों की किसानी की हालत और ज्यादा अच्छी होती। किसान आज पूरे विश्व में किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अब जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन तो कम ही हो रही है, जमीन तो बढ़ रही है। पहले किसी पे 10 बीघा खेत था तो 5 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। लेकिन किसानी की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले हम ऐसे खेती करते थे, आज ऐसे खेती हो रही है, वर्टिकल खेती हो रही है। एक ही बीघा खेत में आप मल्टीपल लेयर लगा के उसमें सब्जी भी बो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आप फल भी बो रहे हैं और वो उग रहे हैं। तो हमें आज अपने किसान को टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करना है, संसाधनों से इक्विप्ड करना है। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है 16 जड़ी बूटियां जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से लगातार अच्छे बीज, अच्छी उर्वरकता, अच्छे जो कीटनाशक हो सकते हैं या टेक्नोलॉजी के जितने भी संसाधन होते हैं उसको हमारे किसानों के साथ शेयर किया जा रहा है। किसानों से मीटिंग होती है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं और वो वर्टिकल खेती भी वो लोग कर रहे हैं। आशीष सर, इसमें मैं ऐसा देखता हूं कि पॉजिटिविटी है, अभी भी बहुत कुछ करने को है किसानों के लिए, लेकिन ये सरकार ने जितना किया है पहले कभी नहीं हुआ। ये सरकार बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बहुत सारी फसल है जिनके रेट दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब ये बैलेंस है। शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। आप ये कहें कि अनकंट्रोल तरीके से आशीष सैनी जी, किसानों की आमदनी दोगुनी क्या हुई? इस सरकार ने किसानों की आमदनी के लिए, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए जो कदम उठाए, क्या आप संतुष्ट हैं एक विपक्ष के तौर पर या कुछ और मांग करते हैं? देखिए, जो मैं अपनी जो पहले वक्तव्य है उसी को कंटिन्यू करूंगा। जो मूल मांग भारत के किसान की थी वह, मगर बाकी सब मांगों को छोड़ दे, मैं 2 पर बात करूंगा। नंबर 1, एमएसपी को कानून बनाना, यानी कानून बनाना, यानी वो निश्चित रूप से दी जाए जिसमें शामिल था कि लागत का 1.5 गुना आपको देना है। अब ये इन्होंने खेमचंद शर्मा जी दरअसल उस डेटा पर खेल रहे हैं जो पार्टी ने इनको दिया है। अब मैं उस डेटा पर लाऊंगा जो एक्चुअल में वहां ग्राउंड पे मौजूद है। किसानी और खेती ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है। मोर देन 60% जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है किसानी और खेती पर। पहले ही 70% हुआ करती थी, अब ये 60% हुई है। इसका मतलब खेती घटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। और आपने क्या किया, जो आपकी सरकार ने, मेरा संदर्भ है कि आपकी सरकार ने पहले जो भूमि कानून था जिसमें अगर किसान की जमीन ली जाएगी तो उसकी जमीन का 4 गुना उसको देना है। तो ये जो कानून था, सबसे पहले आपने इस कानून पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। वो कानून कांग्रेस का विरोध हुआ तो आपने उसको वापस लिया।
बाद में किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर और कई मांगों को लेकर लगातार धरना दिया, और वो धरना तब दिया जब आपने 3 काले कानून बनाए। यानी आपने किसानों को लपेटने का, खिचोटने का जब पूरा इंतजाम कर लिया तो किसान को मजबूरी पर सड़क पर आना पड़ा। आपके पार्टी की क्या विचारधारा किसानों के प्रति है? हालांकि किसान आपकी पार्टी में भी होंगे, अब उसका जिक्र लेकिन वो करना 3 विचारधारा क्या कृषि है? कानून ये तो वो सब आपने- बेकार है। अब हम आगे की बात करें, जो आज फैसले लिए आगे उसकी बात करें तो आगे ठीक की है ही सर। बात कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ। उस वक्त किसानों के प्रति और किसानी के प्रति क्या क्या कहा गया, तो वो मानसिकता आज भी जिंदा है। हमने बिल्कुल स्पष्ट एमएसपी पे कानून आप भी ला सकते थे, आपकी इतनी लंबे वक्त तक सरकार रही, आप क्यों नहीं लेकर आए? आप आज दें या कल दें या सत्ता से बाहर आकर आने वाली नई आशीष सरकार सैनी दें। साहब, वही एकमात्र तरीका है आशीष सैनी किसानों को साहब, मजबूरी आपकी देने का। सरकार थी, अगर आज लंबे वक्त तक वास्तव में- रही, आप चाहते तो एमएसपी पे कानून ला सकते थे, आप क्यों नहीं लेकर आए? आप क्या इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जब एनडीए की सरकार आएगी तो एमएसपी पे कानून लेकर आएंगे, आप मांग करेंगे? नहीं आसिफ जी, मैं आपको बता दूं, स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस सरकार ने किया। किसान और वो उनकी किसानी कैसे बेहतर हो सकती है, स्वामीनाथन आयोग ने बहुत बेहतरीन ढंग से आज के हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति के रूप में आए, जिन्होंने इतने बड़े उद्योग को कैसे संगठित और संरक्षित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए पूरी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का काम तो अब इनकी सरकार का, क्योंकि ये लोग सत्ता में आ गए। अब आयोग का गठन हमने किया, हमारी मानसिकता किसानों की बेहतरी की है। आयोग के गठन की आयोग की जो सिफारिश है वो लागू न करने का काम इन्होंने किया है, ताकि इससे किसानी कमजोर हुई है। आप ही देखें ना, जो एमएसपी हमें 4 साल पहले देनी चाहिए थी वो आज अगर की है, तो आज के समय में महंगाई की दर कितनी बड़ी है। आज किसान का बेटा यदि हायर एजुकेशन में जाएगा या किसी भी कारोबार में जाता है, कुछ भी जाता है, आपने ऊपर से जीएसटी मार कर दी। अभी आपने खेमचंद जी ने कहा कि हम अपने खाने पीने चीजों को पैक करके बेच रहे हैं, पैक करते तो 5% जीएसटी लग जा रही है, और वो तो समझ लो किसान के ऊपर बोझ है, क्योंकि वो पैक और अनपैक के बीच में कॉम्पिटिशन है। आप मार्केट में अनपैक को देंगे तो कोई जीएसटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, इसलिए हमने कहा पहली मांग एमएसपी की और एमएसपी का कानून, और दूसरी मांग जो हमारी है वो किसान और खेती को जैसे जो कर्ज दिया जाता है कभी कभी, तो कम से कम 10 साल में एक बार एक कर्ज माफी होनी चाहिए। कर्ज माफी इसलिए क्योंकि हम देश की अनेक योजनाओं पर पैसा खर्च करते हैं, तो देश के सबसे बड़े उद्योग को बचाने के लिए अगर कुछ पैसा माफ करना पड़ता है देश के किसानों को तो कर दीजिए। आपने खाद के दाम बढ़ा दिए, आपने दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, जो खेती में दवाई इस्तेमाल होती है कुछ दवाइयों पर तो जीएसटी बढ़ते बढ़ते 28% तक पहुंच गई है। तो ये सब चीजें वो उपाय, डीजल का आपने दाम बढ़ाया, किसानों के लिए डीजल में कोई राहत नहीं है। लेकिन आप देखिए, दोनों राजनीतिक दल के, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल के जुड़े हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसान नहीं चाहता कि उसके बेटा उसकी किसानी करे, जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, जिस खेती बाड़ी से वो इतनी मोहब्बत करता है कि उसके बिना नहीं रह सकता, वो ये चाहता है कि उसका बेटा खेती किसानी इससे ना जुड़े। अब आप समझिए ये स्थिति इस वक्त जो है वो किसानों की हमारे देश के अंदर है। बाकी मुल्कों में तो खेती किसानी की फिर भी हालत अच्छी है, हमारे यहाँ क्या हालत हो रखी है? खेमचंद शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते थे मेरे इस सवाल के जवाब के साथ? देखिए, अभी जो कांग्रेस के मित्र बातें कर रहे थे, 65 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान का दोहन किया। अभी कहते हैं कमीशन हमने बनाया, तो कमीशन को लागू क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप बात क्या कर रहे हो? कमीशन जब अपना कार्यकाल पूरा करेगा, अपनी सिफारिशें लागू करेगा, अभी तो सरकार उसे लागू करेगी। तो आप बैठ गए आकर झूठ बोलकर सत्ता में। आशीष जी, आप सुनिए, आशीष जी सुनिए, तो आशीष जी सुन लीजिए, आप खेमचंद जी की बात सुनिए, खेमचंद जी की बात सुनिए। खेमचंद जी, आप ये बताइए ना कि जब आपने उसे लागू नहीं किया, 11-12 साल से सत्ता में आप बैठे हुए हैं, नहीं आप हमसे पूछ रहे हैं लागू क्यों नहीं किया? भाई सरकार में तो आप बैठे हैं। हाँ, तो खेमचंद जी की बात सुनिए। आपको करना है। खेमचंद जी, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता बैठे हैं, किसानों का, मैंने जो कहा किसानों का बेटा किसान बने, किसान नहीं चाहते हैं, जबकि वो इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी खेती बाड़ी से। आप ऐसे ही डिबेट कराएंगे क्या? आज सैनी जी को मैंने बोलने दिया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो अब आप उनको म्यूट रखिए और बात को सुनिए। इन्होंने 100 पर कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन की एक शर्त इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की। बिल्कुल, हमने रियल टर्म में, प्रैक्टिकल में, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी कि 150% कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो कम से कम 150 रुपए एमएसपी होनी चाहिए, वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
बहादुरी पे कौन जो से पे implement किए हैं, जो ये प्रॉफिट एक मिनट, आशीष जी सुनिए, आशीष जी नहीं, नहीं, आप सुनिए, कहेंगे कि आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। मुझे एक फसल का नाम बताइए जिस अरे पर एक फार्मूला लागू आपको किया है। मैंने बोलने आशीष जी दिया, रुकिए, तो इसको आशीष जी रुकिए, आशीष जी नोट कोई करिए, डिबेट करने का आशीष जी मौका नोट है, करिए, किसानों के आशीष जी मुद्दों नोट पर करिए मैं प्लीज, कल ही खोल रहा हूँ, नहीं, नहीं, तो आशीष जी बस आशीष जी नोट करिए, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, नोट करिए, एक साथ दोनों बोलेंगे आवाज टकराएगी। आशीष जी हर बार झूठ बोलते हैं ये। आप नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए प्लीज, नोट करिए। आशीष जी नोट करिए, आपके पास मैं आता हूँ, आपके पास आऊंगा, आपसे ही जवाब लूंगा, नोट करिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए। अब खेमचंद शर्मा जी की बारी है, आप नोट करिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं जा रही, दोनों की आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर। मेरी तीनों मेहमानों से एक दरख्वास्त है, आप झूठ बोल रहे हैं किसानों के साथ। ये कितने बड़े किसान हैं, मैं इनको यदि चार चीज पूछूं तो ये फसलों के नाम नहीं बता पाएंगे, कब बोती हैं, कब कटती हैं, कितने महीने में कटती हैं, कितने का बीघा पहले होता था, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, ये नहीं बता हमारा पाएंगे। तो पैर ये भी बताओ, पैर भी चलिए, चलने पड़ता है। खेमचंद जी, खेमचंद हम आपकी तरह आपकी तरह ऐसे नहीं है कि बिना बिना फसल को बिना कंपनी समझ जाएंगे। एक मिनट में आप बता रहे हैं कौन से, आप मुझे बताइए अक्षांश पंडित जी आ रहे ना हैं। किस किस पर खर्चा बढ़ा है, दवाइयों पर कितना खर्चा बढ़ा दिया आपने, खाद पर कितना बढ़ा दिया, और सरसों पकती है, कितने महीने में गेहूं पकता है, कितने महीने में बाजरा पकता है, कितने महीने में ज्वार पकती है, इन बातों से क्या किसानों का फायदा हो जाएगा? आपके समय में आशीष जी, कुछ पता नहीं है। आशीष जी, खेमचंद जी, क्या इन बातों से किसानों का फायदा होगा जो आप दोनों, कौन अच्छा किसान है, कौन अच्छा किसान नहीं, इससे क्या फायदा किसानों को होगा? प्लीज इन बातों से कोई फायदा नहीं, जो मुद्दा है हम उस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही इस वक्त, रुकिए। खेमचंद जी, आशीष जी, किसानों को इसका फायदा हो रहा है। आशीष जी प्लीज बीच में मत घुसिए, प्लीज मत घुसिए बीच में, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी प्लीज, मेरी दरख्वास्त है, आप मत आइए बीच में मत आइए, मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना। आशीष जी रुकिए प्लीज, खेमचंद जी को बात पूरी होने दीजिए। जी खेमचंद जी, आप दोनों कौन अच्छा किसान है ये साबित मत कीजिए प्लीज, किसानों के लिए क्या बेहतर है इस पे हम चर्चा आज कम से कम 150% से लेके 250% तक कॉस्ट के ऊपर बेनिफिट देने का काम, एमएसपी देने का काम ये वर्तमान में सरकार कर रही है। और ये सरकार सिर्फ इतने नहीं रुक रही है, ये कॉस्ट को कम करवाने का काम कर रही है। कह रहे हैं कि खाद बढ़ा दिया, अरे खाद इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 गुना बढ़ गया। इस सरकार ने सब्सिडी देके उसको नॉमिनल रेट पर रखा है। मैं आ रहा हूं, इस सरकार ने किसानों को अक्षांश साहब, मैं आ रहा हूं रखा आपके कि भाई पास, हम सब्सिडी देंगे, सब्सिडी बढ़ाएंगे, सब्सिडी की कॉस्ट बढ़ा के, सब्सिडी का अमाउंट बढ़ा के हम किसानों को नहीं बढ़ने देंगे, हमने नहीं बढ़ने देंगे। इस सरकार ने किसानों को, किसान सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल पे निर्भर रहता है बहुत सारी जगह, तो उनको बिजली से और सोलर के माध्यम से ट्यूबवेल चल सके, वो सुविधा मिल सके, वो काम कराने का काम ये हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। आज करोड़ों की संख्या में किसान सोलर ऊर्जा के माध्यम से अपने ट्यूबवेल को चलाते हैं, जो सस्ता भी होता है, इफेक्टिव भी रहता है, पूरा अवेलेबल रहता है। ये काम इस सरकार ने किया है। हर खेत में पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था करने का काम ये सरकार कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आज किसान बहुत बड़े कलंक से दूर हो गया है। जो कलंक होता था, कम से कम 2 रुपए 3 रुपए % के हिसाब से पर मंथ ब्याज मिलता था। मैंने खुद गरीबों को देखा है। नवंबर ब्यूटी भी है और फिटनेस भी साथ है। बचपन की नहीं यार, दांतों में दर्द है। जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंतकांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। अकरकरा, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। मात्रा में यूज हो, इसीलिए आज बिना खेती वाले किसानों के यहाँ भी बोरी भरा अनाज पड़ा हुआ है। वो खुद भी नहीं खा पा रहे हैं तो अपने गाय भैंसों को दे रहे हैं, जिससे उनको पशुपालन में मदद मिल रही है। तो ये सरकार 360 डिग्री पे काम कर रही है, अपने किसान को उन्नत किसान बनाने का काम कर रही है। आपकी जो योजनाएं चल रही है, जानते हैं कि जो हमारा किसान खेमचंद शर्मा साहब, जो आपकी योजनाएं चल रही हैं, जो आपके दावे और वायदे हैं, उसका धरातल पर कितना असर हो रहा है? अक्षांश पंडित साहब को इसलिए मैं आपको धरातल पे ही बता, नहीं, मैं इसलिए अक्षांश पंडित साहब किसान है। किसी भी गांव में चले जाओ, आज वहां पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नेचुरल कैलेमिटी यदि आ गई, अगर बाढ़ आ गई, अगर ओले पड़ गए, बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कंपनसेशन करती है। पहले कुछ कंपनसेशन नहीं मिलता। उसका जवाब अक्षांश पंडित जी देंगे ना। अक्षांश पंडित जी, केंद्र सरकार की
राज्य सरकार की योजनाओं का कितना फायदा धरातल पर किसानों को मिल रहा, कितनी स्थिति एनडीए की सरकार में बदली या सरकारें बदल रही हैं लेकिन नहीं बदल रही है किसानों की किस्मत? आप बताइए धरातल की स्थिति क्या है? शर्मा जी जितनी बात किए हैं बहुत ही शानदार बात उन्होंने हम लोगों के बीच में रखा, लेकिन इन्हीं बातों को थोड़ा सा ये समझ लिया जाए, जो सरकार के द्वारा योजनाएं तो बनाई जाए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पे बात करने की जरूरत है। हर जगह सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बीमा कंपनी की एक बात इन्होंने अभी हम लोगों के सामने रखने का काम किया। तो शर्मा जी बुंदेलखंड के किसी भी हम लोग जिले में आ जाते हैं जहां पर अभी पूर्व के समय में ओला पड़ने का काम हुआ था या पानी गिर गया था तो फसलें काफी ढेर सारी खराब हो गई थी। पूर्व के वर्ष की, मैं गत वर्ष की बात कर रहा था। इन लोगों ने, बीमा कंपनियों ने क्या किया कि जैसे ही ये हो जाता है तो इसका नियम होता है कि बिना लेखपाल मौके में जा करके उसकी जांच करता है कि भाई कितनी फसल खराब है, उसी के हिसाब से बीमा कंपनियां अपना मुआवजा देती है। ज्यादातर बीमा कंपनियों के लोगों ने डीएम से सेटिंग करके लेखपालों के माध्यम से ज्यादातर उसको, मतलब अगर 100% में 70% किसी की फसल खराब हुई है तो 20% दिखाने का काम किया गया, 25% दिखाने का काम किया गया, जिससे जो कि मुख्यमंत्री जी का विशेष इस मामले को लेकर के वो मामला था कि जैसे ही फसल खराब हुई, जैसे ही पानी गिरा है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लखनऊ में बैठक की और बैठक करके तुरंत अधिकारियों को कहा कि जाओ मौके में जाके सर्वे करो और जो सर्वे में वो मतलब किसानों को इस मामले में राहत देने का काम करो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बेचारे स्वयं तो जाएंगे नहीं, क्या कहते हैं, सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के लिए तो पटवारी गया और पटवारी से डीएम लोगों ने, सब लोगों ने पटवारी को कह दिया कि ऐसे से ऐसे परसेंटेज बनाना है। इसके लिए बहुत ढेर सारे आंदोलन हुए, कई जगह इस चीज को लेकर के एक भारी विरोध का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ा। अभी दूसरा शब्द शर्मा जी ने कहा कि पशुपालन को लेकर के सरकार के द्वारा बहुत ढेर, वास्तविक बात है कि बहुत ढेर सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बहुत इम्प्लीमेंट कराने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के सरकार में जो काम भी हो रहे हैं उन कामों को जमीन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। वास्तविक बात अभी छोटा सा है, कल की आज तक की खबर थी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चित्रकूट और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हर जगह पाइपलाइन लगा करके पानी देने का काम जल जल घर योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। कल आज तक के विशेष संवाददाता के द्वारा चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में जाकर के, वहां पर मानिकपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में। पंडित जी, आपसे एक दरख्वास्त है, किसी भी संस्था का नाम मत लीजिए, एक निजी संस्था बोलिएगा प्लीज। मैं निजी संस्था ही कह रहा हूँ, मेरा नाम नहीं, मेरा निजी संस्था ही। मेरा विषय केवल उनकी बात नहीं, मेरा विषय विरोध करना नहीं है किसी भी संस्था का या व्यक्ति का, लेकिन जो वास्तविक बात है जमीन में क्या चल रहा है, किसी का नाम मत लीजिए प्लीज। ठीक है, करिए, बात पूरी रखिए। तो मानिकपुर स्टेशन में के सामने हैंडपंप में जब पानी नहीं आ रहा था तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मानिकपुर के 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर जब वो गए संवाददाता, उन्होंने देखा। ये मेरी बात, बताई हुई बात नहीं है, आज तक की कल की खबर नहीं, आप धरातल की बता रहे हैं, चीजें ठीक है, निकल कर आ रही। जी जी। और बच्चों जो विद्यालय जाने वाले बच्चे थे, उन विद्यालय जाने वाले बच्चे या पढ़ने के लिए जो बच्चे जा रहे थे वो स्कूल की ड्रेस में हैंडपंपों से पानी लेने के लिए लंबे लंबे दूरी जा रहे थे। तो सब संवाददाता के द्वारा उनके परिवार के लोगों से पूछा गया कि भाई बच्चों के पढ़ने का समय और आप उनको इन सब चीजों में क्यों लगाए? तो कहा प्यासे मर जाएंगे साहब, पानी तो लाना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से जो फसलों पे बात हो रही है, ये धान की खरीद का मामला, जिस समय धान की खरीद होती है ना, उस समय एक लंबे लंबे ट्रकों का, अभी एक बहुत अच्छी बात मुझे फिर याद आ गई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उस मामले को फिर संज्ञान में लेते उस किसान की मदद भी कराई। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं शिवराज जी का, लेकिन चूंकि वो न्यूज में खबर चल गई थी इसलिए उन्होंने देख लिया, उसमें संज्ञान लिया और मदद भी कराई। महाराष्ट्र के किसान मूंगफली बेचने गया था, पानी बरस गया, पूरी मूंगफली उसकी बह रही थी, वो पकड़ रहा था। इस तरह की इतने लंबे समय तक वो किया, लेकिन जैसे शिवराज जी ने कहा तो एक कमेटी गठित करके उसको कहा कि हम रिलीफ देंगे और उसके फसल का रेट देंगे। लेकिन इस तरह एक चीज नहीं,
जिस समय आप धान की खरीद के लिए जाते हैं ना, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और लंबी लंबी लाइनों में दलालों का एक सिस्टम होता है पूरा, उसमें भी लंबी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को अपने रेट का सही रेट नहीं मिल पाता है कि इसको सही रेट मिल जाए। तो सरकार के द्वारा तो बहुत ढेर सारी चीजें अच्छे इंप्रूव की जाती हैं, लेकिन ये जो बगल बीच के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, बीच के भ्रष्ट लोग होते हैं, वो सरकार के द्वारा दिए हुए इम्प्लीमेंटेशन को जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो प्रयास ये भी होना चाहिए सरकार के द्वारा जो कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को तय किया जाना चाहिए कि अगर इस व्यवस्था पे नहीं हुआ तो उन लोगों के साथ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सरकारें कोई भी आ जाए अपने हिसाब से समय समय पर अच्छे से अच्छी चीजें करने का प्रयास करती हैं, लेकिन एक चीज को हम लोगों को भी सोचना चाहिए और उस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है कि देखिए, वास्तविक बात की जाए कि जब भी जो सरकार आती है वो किसानों को मुद्दों को लेकर के ही सत्ता में आती है। हम लोगों की एक बड़ी भागीदारी है वोट बैंक में, तो हम लोग उस पर काम करते हैं, लेकिन सरकारें जब भी सत्ता में आती हैं तो मूलभूत विषयों से भटक जाने का काम होता है। अभी जैसे इन्होंने उसकी कई वजह है। उसकी देखिए, एक ये भी वजह है कि इतने किसान संगठन बन गए, कुछ सरकार के साथ हो जाते हैं, कुछ कहते हैं जो सरकार फैसले ले रही वो ठीक है, सरकार का समर्थन करते हैं, कुछ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, तो कुछ इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं। इसलिए अब इतने किसान संगठन बन गए, सबके अपने अपने हित हैं। आसिफ साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी इधर रहे उधर रहे आगे रहे पीछे रहे, सरकार, मैं अभी फिर आपको वही बात कोट कर रहा हूं, सरकार कोई भी होती है वो किसानों के हित पे ही काम करती है। आप मेरी बात समझो, लेकिन समस्या कहाँ आती है, मेरी बात आप समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसमें संगठन से कोई मतलब नहीं है, मामला कहाँ आ रहा है उसको समझो। जब सरकार के द्वारा, सरकारों में समस्या केवल एक ही है कि लिए हुए निर्णय को वो ये समझ लेते हैं कि आई एम गॉड, कि हमने जो कह दिया वो सब सही है। अगर जहाँ पे चीजें गड़बड़ हो तो सरकार को तुरंत मान करके उन मामलों को संयोजित करके, भाई सभी के राय मशवरा से सरकार चलती है, संसद चलती है, इसीलिए तो संसद की व्यवस्था लागू की गई है। चलिए खेमचंद शर्मा जी, मैं उसके बाद आशीष सैनी साहब के पास पहुंचूंगा, लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आपने सुना कि योजनाएं बना दी गई, धरातल पर क्या स्थिति है इसका जायजा भी लिया एक संस्था ने और दिखाया कि आप दिखा रहे हैं कि हैंडपंप है कि पानी नहीं है, ये धरातल की स्थिति है। हम योजनाएं बना रहे हैं कि उसका अमली जामा उसको पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा है, वो भी हमें देखने की जिम्मेदारी है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, अच्छी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसको हम किसान नेता एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी है और मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर तभी होगा जब हम, आप, मीडिया और किसान नेता सभी उसको मॉनिटर कराएंगे, और जहां कमी दिख रही है उसको रिपोर्ट करेंगे, सिस्टम को बताएंगे, सरकार को बताएंगे। तो सरकार, क्योंकि जैसा भी बताया कि मंत्री तो हमेशा ग्राउंड पे होता नहीं, लेकिन अगर हम उनको रिपोर्ट करेंगे, उनके ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे, तो वो चीजें संज्ञान में आएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे किसानों का भला होगा। आशीष सैनी जी, आखिरी टिप्पणी आपकी 10 सेकंड में, वक्त की कमी है। और कहना चाहूंगा, एक बार और मैं कहना चाहूंगा शर्मा जी से, एक मेरा निवेदन है शर्मा जी से। शर्मा जी, मेरी बात अगर आप सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी और सबकी सोच में केवल यही अंतर है। एक मैं छोटा सा ही प्रकरण आपको बनारस का बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं, बस 1 मिनट में पूरी करूंगा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा, हम 2 मिनट ऊपर हो गए। चकबंदी जो उस किसानों के इस समय सबसे बड़ी जो समस्या का विषय बना हुआ, चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग में एक महिला है और बनारस का एक प्रकरण है। ये महिला विगत 5 वर्षों से 72 ईयर ओल्ड लेडी है, 5 वर्षों से अपनी जमीन के अधिकार की लड़ाई को लेकर के 5 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारी चकबंदी का जो एसओसी है, बिल्कुल तहसील स्तर पर जो किसानों का काम कर रहा है, वहां तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। आशीष सैनी साहब, 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहता हूं मैं। सरकारें बदल गई, किसानों की किस्मत नहीं बदली। सरकारें बदल गई, किसानों की समस्याएं जस की तस खड़ी हैं, वो नहीं बदली। देखिए, मेरा जो स्वामीनाथन आयोग द्वारा पॉलिसी लागू की गई, और मैं अगर उसमें ये कहूँ कि अभी तक उसमें 1% भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं है, हुआ है, लेकिन वो उसकी जो सीमा है
वो कम है। जैसे अभी एमएसपी पर बात थी, हमने कहा कि एमएसपी पर आप बात छोड़ दीजिए, कानून बना दीजिए, बात खत्म कीजिए। हमें जो कानून होगा, कानून में जो वो कहेगा कि आप पूरी लागत और उसमें जमीन की लीज और परिवार के लोगों की जो मेहनत है, एमएसपी तो दे ही रहे हैं। एमएसपी की गारंटी का मतलब यह कि एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन एमएसपी तो दे ही रहे हैं। चलिए, सवाल यह भी उठता कि आपकी सरकार थी तो फिर आप क्यों नहीं एमएसपी पर कानून आपने बनाया। किसानों को लेकर आज बहुत कुछ ऐलान सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन किसानों का कहना है कि योजनाएं तो सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर क्या किसानों को उन योजनाओं का लाभ भी मिल पा रहा है, या बताने गिनाने के लिए सिर्फ ये योजनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।